आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बात लिखी हुई है कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है या जो हिंदी में जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, नाम से ही पता चलता है कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय पूरे देश के बारे में एक एग्रीगेट है। पूरे देश की इकोनॉमी या पूरे इकोनॉमी के बारे में कुछ इसमें बातें बताई जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र है किसको पता करने का, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है या नेशनल इनकम में ग्रोथ ज़्यादा है या ग्रोथ कम है, नेशनल इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें मतलब नेशनल इनकम क्या एक बैरोमीटर है किसको बताने का, हमारी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को बताने का। किसी देश की इकोनॉमी के को क्या परफॉर्मेंस क्या है, इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट तो नहीं है, रुकी हुई तो नहीं है। जो भी चीज़ें हैं ये क्या बताता है नेशनल इनकम, ये हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस को बताता है। अब अगर नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम जो हम मेज़र करेंगे, नेशनल इनकम अगर वो अच्छा आता है, उसके जो डाटाज हैं वो अच्छे आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है और हम डेवलपमेंट के एक पाथ पे हैं। नेशनल इनकम के मेजरमेंट को समझने के लिए हमको सबसे पहले फिर से वो रिवीजन, एक चैप्टर का रिवीजन या उस चैप्टर पे वापस जाना होगा जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि इकोनॉमी में जो इनकम है वो सर्कल फॉर्म में घूमती रहती है और उसके 3 फेजेस होते हैं मेनली। पहला है प्रोडक्शन फेज, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने से वो कुछ फैक्टर्स को यूज़ करता है और उन फैक्टर्स को जब वो पेमेंट करता है तब उससे सेकंड आती है, उन फैक्टर्स की इनकम जनरेट होती है, यानी कि वो हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ इनकम जनरेट होती है। और फिर उस इनकम का हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। कहाँ पे एक्सपेंडिचर करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोड्यूस किए उन पे एक्सपेंडिचर करता है और उनसे वस्तुएं खरीदता है, जिससे प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी गुड्स के प्राइसेस मिलते हैं। तो ये इकोनॉमी में जो है इनकम सर्कुल फॉर्म में यहाँ पे इसने इनको इनकम पेमेंट की और उस इनकम को फिर से वापस उसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन फेज को फिर से वापस कर दिया। इसके बाद करते हैं कि नेक्स्ट ये जो 3 फेजेस हैं, ये 3 फेजेस में मेनली हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से एक इनकम जनरेट हो रही है, जो इनकम इसके पास आ रही है। फिर उस इनकम को वो क्या करता है, कहीं पे एक्सपेंडिचर करता है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे फैक्टर इनकम लोगों की आई और यहाँ पे इनकम का एक्सपेंडिचर हुआ। तो मेनली तीन तीन एक्टिविटीज़ की इकोनॉमी में हुई। पहला हुआ प्रोडक्शन की एक्टिविटी, सेकंड है इनकम जनरेशन की एक्टिविटी यानी कि कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम की, और थर्ड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, जो आदमी जिसकी इनकम हुई वो क्या करेगा, उसको कंजम्पशन करेगा। तो इकोनॉमी में मेनली 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हुई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ, इनकम हुई, फैक्टर सर्विसेज के जो पेमेंट हुए उससे इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई, और फिर साथ साथ उस इनकम का यूज़ करके इकोनॉमी में कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। मेनली तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई और इन्हीं 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हुए हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम को मेज़र करने के कितने तरीके हुए। तो जो तीन फेजेस हुए, प्रोडक्शन गिव राइजेस टू इनकम। प्रोडक्शन क्या करता है, जितना अगर ज़्यादा से प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको ज़्यादा इनपुट्स लगाने होंगे, ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज को एम्प्लॉय करना होगा और ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज एम्प्लॉय होंगी तो इनकम जो है राइज होगी। जब इनकम हुई है तो इनकम से क्या होगा, इनकम के बदले में कुछ एक्सपेंडिचर होंगे। कोई इनकम, किसी की इनकम क्यों होती है, ताकि वो उसको खर्च कर सके, विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन, जो फिर से इनकम जनरेट करती है प्रोड्यूसर को। फिर प्रोड्यूसर के पास उतने पैसे आते हैं, फिर वो क्या करता है, दूसरों को एम्प्लॉय करता है और फिर उसके बाद इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज चलती रहती हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जितना, अब एक ही मनी है ना, मनी का फॉर्म उतना ही है, इनकम उतनी ही है और वही सेम मनी 3 फेजेस में घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतन जितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ उसके बराबर का ही इनकम जनरेशन होगा और जितना इनकम जनरेशन हुआ उसके बराबर का ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। मतलब इकोनॉमी में जो भी चीज़ें वो एक सर्कल में चीज़ें घूम रही हैं तो वो बैलेंस है ना, कहीं पे कुछ बाहर नहीं जा रहा है, कहीं पे कुछ इंजेक्शन नहीं हो रहा है और कहीं पे कुछ लीकेज नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीनों चीज़ें बराबर बराबर होंगी इकोनॉमी, तभी इकोनॉमी का जो सर्किल है वो अच्छे से चलेगा। और इन्हीं 3 चीज़ों को यूज़ करके हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड। इन्हीं 3 फेजेस में अगर हम अलग अलग तीनों को कैलकुलेट करें, अगर हम बात करें कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई सबको काउंट कर लेते हैं, या लोगों की कितनी इनकम जनरेट हुई उन सबको काउंट कर लेते हैं, या सारे लोगों ने सारी जो भी हमारे
लोग हैं उन्होंने कितने एक्सपेंडिचर किया उसको काउंट कर लेते हैं। तीनों को काउंट करेंगे तो वो जो नंबर है वो सेम आना चाहिए, वो जो मनी इनकम है वो पैसे जो हैं वो सेम आने चाहिए। इसी वजह से जब नेशनल इनकम को हम मेज़र करते हैं तो 3 तरीके के मेथड्स यूज होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेकंड है इनकम जनरेशन जिसको इनकम मेथड कहते हैं, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हुआ। तीनों को हम 3 डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम नेशनल इनकम काउंट मेज़र कर सकते हैं और तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो जो अगर हमारे पास नेशनल इनकम मेज़र करने के जो भी डाटाज अवेलेबल हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्शन सारे गुड्स की मार्केट सारे जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट प्राइसेस या उनके कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई वो डाटा अवेलेबल है तो हम उसका यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमको पता चला कि सारे फैक्टर्स को कितना पेमेंट हुआ है वो डाटा हमारे पास है तो हम उसका यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमको पता चला कि सारे लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, अगर वो हमको पता है कि कौन कौन से टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितने कौन कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर किया गया, सबको अगर हम काउंट कर लेंगे तो हमको वो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो 3 डिफरेंट नेशनल इनकम के मेज़र करने के तरीके हो गए। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, पहला है वैल्यू एडेड मेथड जिसको कि प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, सेकंड है इनकम मेथड यानी कि जो इनकम जनरेट हुई है उसको काउंट करना, और थर्ड है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। 3 अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहला मेथड है हमारा, पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या है, पहले वैल्यू एडेड को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद पूरे वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बेकर है जो ब्रेड बनाता है, उसने क्या किया, फ्लोर लिया। अब बेकर जो है वो क्या करेगा, उसने कहीं से आटा खरीदा, फ्लोर जिसको है वो उसने आटा खरीदा, उस आटे को उसने क्या उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो फ्लोर खरीदा उसको क्या कहा हमने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि अभी उसमें कुछ चेंजेस होने। इंटरमीडिएट गुड्स की बात हम कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। तो यहाँ पर उसने फ्लोर खरीदा जिसकी प्राइस थी मान लीजिए 500 रुपये, और उसका यूज़ करके उसने ब्रेड बनाया। ब्रेड क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ब्रेड जो है वो फाइनल गुड्स है, वो कोई कंज्यूमर यूज़ करेगा और उसकी प्राइसेस हैं 700 रुपीज़। तो उसने फ्लोर से क्या कि फ्लोर को चेंज करके क्या किया, ब्रेड में चेंज किया, और ब्रेड में चेंज करके उसने उसकी प्राइसेस में कुछ चेंजेस किए। फ्लोर की प्राइस थी 500 रुपये, उसने अपनी टेक्निक्स लगाई, अपना जो भी उसने अपने लेबर्स किया, सारी चीज़ें करके उसने फ्लोर की कीमत जो है वो 700 रुपये कर दी। उस फ्लोर की कीमत को उसने ब्रेड में चेंज किया और ब्रेड की कीमत 700 रुपये होगी। यानी कि फ्लोर से ब्रेड में आने में वैल्यू एडिशन हुआ। कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 500 से चीज़, वो जो फ्लोर था वही 500 से चेंज होकर ब्रेड में आया और उसकी प्राइसेस अब 700 रुपये हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या है, 200 रुपये है। इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आपने ली कुछ और उससे चेंज करके किसी प्रोड्यूसर ने कोई फाइनल गुड्स बनाई, तो जितना उसने इंटरमीडिएट गुड्स को पैसे दिए थे और साथ साथ जितना उसकी फाइनल गुड्स है, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने, एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है यहाँ पर, हम वैल्यू एडेड समझ रहे हैं अभी कि एक नामी में ढेर सारे प्रोड्यूसर हैं तो उनकी बात बाद में करेंगे, अभी केवल एक प्रोड्यूसर की बात करें। एक प्रोड्यूसर ने 500 रुपये का इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिया और उस गुड्स को बदल दिया उसने 700 रुपये में। 700 रुपये बदलने का मतलब क्या हुआ कि उसने 200 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपये के बराबर की फाइनल गुड्स को इकोनॉमी में सप्लाई किया। वही बात यहाँ पे लिखी गई, बेकर हैज़ एडेड ए वैल्यू ऑफ RS 200 रुपीज़ टू टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। उन्होंने 200 रुपये के बराबर की गुड्स जो हैं उसका मार्केट में फ्लो किया। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड 500 से 700। अब इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स लगभग यही करते हैं। तब यहाँ पे बात हुई वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट। अभी हमने वैल्यू एडेड पढ़ा था और वैल्यू एडेड किसका पढ़ा था, एक प्रोड्यूसर का। एक कोई बेकर था उसने ऐसा किया था, वो एक एग्जाम्पल के रूप में था। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और चूंकि टर्म ही है नेशनल इनकम तो हमको सारे लोगों की बातें देखनी होंगी कि सारे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितना जो है वैल्यू एडिशन किया। तो वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इज आल्सो नोन एज GVA एट मार्केट प्राइस। अब जो भी उसने 700 रुपये की ब्रेड बनाई है वो 700 रुपये क्या है, वो 500 रुपये उसने खरीदा और 700 रुपये वो मार्केट में बेच रहा है। तो यहाँ पे तो पहली बात ये होगी कि वो मार्केट प्राइस है, और साथ साथ GVA का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। उसने टोटल, अब अगर हमने बात की कि उस एक व्यक्ति ने जितना वैल्यू एडिशन किया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। अब वो मार्केट प्राइस क्यों है, क्योंकि वो जो फाइनल गुड्स वो बेच रहा है वो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है।
वैल्यू एडेड बाय बेकर 200 रुपये कैन बी टर्न एज आइदर वैल्यू, या तो हम उसको वैल्यू एडेड कहें और या हम उसको कहें ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, क्योंकि उसकी प्राइस जो है 700 रुपये वो मार्केट प्राइस पे, तो उसने 200 रुपये का जो एडिशन किया है वो मार्केट में बेच के उसने 200 रुपये कमाया है ना, तो उसका जो 200 रुपये का एडिशन है इकोनॉमी के फ्लो में, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, उसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। टोटल क्या हो गया वो एक व्यक्ति ने कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया। अब वैल्यू एडेड का मतलब यही हो गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट उसने 500 रुपये कंजम्पशन किया था और 700 रुपये का उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, जो उसने गुड्स प्रोड्यूस किया है जो मार्केट में वो जिस दाम पे बिक रही है वो हो गया 700 रुपये। तो वैल्यू 700 माइनस 500 करेंगे तो हमारा वैल्यू एडिशन कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। अब बात करते हैं कि अभी ये एक प्रोड्यूसर ने किया है और हमको क्या फाइंड करना है, नेशनल इनकम फाइंड करना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब जितने प्रोड्यूसर्स हैं सबने कितना 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 वैल्यू एडिशन किया। तो यहाँ पर क्या बात लिखी गई है, सम टोटल ऑफ जीवीए एट मार्केट प्राइस। सम टोटल ऑफ जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका सम टोटल करते हैं। किसका सम टोटल, ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, जितने भी व्यक्ति, वहाँ पर एक बेकर है लेकिन इकोनॉमी में पूरे देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स की सप्लाई करते हैं और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। तो हमने सारे जीवीएस को, जितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस था, जितने जितने भी टोटल प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सबको काउंट कर लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, चूंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में है प्लस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो उसकी बात की करिए वो कितना है, मार्केट प्राइस पे है, और चूंकि वो डोमेस्टिक है और साथ साथ ग्रॉस सबकी हम बात कर रहे हैं, हमने कोई डेप्रिसिएशन कुछ अभी कोई चीज़ें यहाँ पे निकाली नहीं है। जिसने प्रोडक्शन किया उसने कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ चीज़ें फाइनल गुड्स, कुछ सबका यूज़ किया होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है, ग्रॉस में है। और सबका जब हम इक्वल करते हैं सारे सम ऑफ टोटल जीवीएस, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं सबके जीवीएस को प्लस कर लेंगे तो हमको क्या मिलता है, एक रिलेटेड एग्रीगेट मिलता है नेशनल इनकम का, जो हमने पढ़ा था। वो कौन सा रिलेटेड एग्रीगेट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमने क्या किया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई, जितने भी प्रोड्यूशन इंटरप्राइजेस है, सबने जितना भी अपना वैल्यू एडेड किया सबको काउंट किया हमने और सबका सम करके हम कहाँ पे आ गए, एक रिलेटेड एग्रीगेट पे आ गए जिसको कहते हैं जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से रिलेटेड एग्रीगेट पता है हमको, और रिलेटेड नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमने पढ़ा था कि जीडीपी एट एमपी से हम नेशनल इनकम तक जा सकते हैं। नेशनल इनकम क्या है हमारा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीवी एट एमपी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे हम, तो उससे क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम पता चल जाएगा। अब उसमें हमने बात की कि वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उस वैल्यू एडिशन में भी कुछ पार्ट्स हैं। जो वैल्यू एडिशन है, कितना फाइनल गुड्स के जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसका, उसमें भी कुछ उसको मेजर करने के भी एक तरीके हैं। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू का मतलब वो मार्केट प्राइस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से सारी चीज़ें ऐड है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। अगर हम कहें कि जो सारे प्रोड्यूसर्स ने जितना वैल्यू एडिशन किया है या जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अगर उनका सारा आउटपुट जो है वो सोल्ड हो जाता है मार्केट में, एक साल के अंदर उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया वो सब बिक गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। हम बात किए ना, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है वही तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है मार्केट प्राइस पे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मापेंगे, अगर सारे गुड्स सोल्ड हो गई तब तो जितना उसने सेल किया वही उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। साल भर के अंदर उसने प्रोड्यूस किया और सारा सेल कर दिया मार्केट प्राइस पे, तो जितना उसने कमाया वो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमेशा होती नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ माल ऐसे होते हैं जो उसने प्रोड्यूस तो की हैं लेकिन साल के लास्ट तक वो बिकी नहीं, तो उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इफ द इंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड देन अनसोल्ड स्टॉक। जब उसका इंटायर आउटपुट बिका नहीं तो उसके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा।
तो उसका जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा, वो अनसोल्ड स्टॉक की जो प्राइस है वो शामिल हो जाएगी किसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि प्रोड्यूस तो उसने पूरा किया है ना। हाँ, पहले बात ये है कि वो बिकी नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वो जो उसके उस साल उसने प्रोड्यूस की और वो अभी उसके स्टॉक में है, बेचे नहीं है उसने, तो उनको भी क्या करें, वो भी उसका वैल्यू, वो भी उसका आउटपुट ही है, तो उसकी मार्केट प्राइसेस को भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में शामिल कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई पेन बनाने वाली कंपनी, उसने 10 पेन बनाए और सबकी प्राइसेस जो है वो 10 रुपये हैं, तो उसका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, उसके आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। लेकिन अब 100 रुपये में उसने एक साल के अंदर ये 10 पेन बनाए और सबको मार्केट में उसको 10 रुपये में एक पेन बेचना है। लेकिन हुआ क्या, उस मार्केट लास्ट तक साल के आते आते उसके केवल 8 पेन ही बिके और 2 पेन जो है वो अनसोल्ड रह गए। तो 8 पेन मार्केट में बिके तो उसको मिले इंटू 10 करके 80 रुपीज़ उसको मिल गए, और 2 पेन उसकी भी मार्केट प्राइस उसने 10 रुपये ही रखी है, सारी पेन की 10 रुपये रखी है। तो यहाँ पे जब 80 रुपये हैं, ये क्या होंगे, उसका सेल होगा, और 20 रुपीज़ जो होंगे वो उसके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, और दोनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। यानी कि अगर उसका सारा जो प्रोडक्शन है वो बिका नहीं है, तो उसमें तो उसका जो अनसोल्ड स्टॉक है वो भी सेल्स में ऐड हो जाएगा, तब हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, जो चेंज इन स्टॉक है, यानी कि जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। चेंज इन स्टॉक से हम क्या पता लगाएंगे, जैसे हम बात करें कि उस एक साल ख़त्म हो गया, एक साल के अंदर उसके पास 2 पेन जो है वो, इस साल उसने 2 पेन प्रोड्यूस किए थे जिसकी प्राइसेस 20 रुपये हैं, वो 20 रुपये उसके पास, वो 2 जो पेन है वो उसके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं चेंज इन स्टॉक। जैसे ऐसा हो सकता है कि उसके पास पिछले साल के भी कुछ स्टॉक रखे हों, लेकिन पिछले साल के स्टॉक को हमको इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि पिछले साल का स्टॉक जो है पिछले साल के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल हो चुका होगा। तो आज इस साल उसने टोटल इस साल प्रोड्यूस किया और इसी साल उसके स्टॉक में अभी बिके नहीं, उसको हम निकालते कैसे, उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम चेंज इन स्टॉक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो हमारा जिस फाइनेंशियल ईयर का हम असेसमेंट कर रहे हैं वो 31 मार्च को उसके पास अगर हमने कहा कि 3 पेन रखे हुए हैं और सबकी प्राइस 10 रुपये है, तो उसके पास 30 रुपये के बराबर का अनसोल्ड स्टॉक रखा हुआ है। लेकिन 30 ओपनिंग स्टॉक, जब ये साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, तब हम 1 अप्रैल को देखेंगे, इस साल तो उसने केवल 2, जितना प्रोड्यूस किया उसमें केवल 2 ही उसके नहीं बिके हैं, लेकिन फिर भी उसके अकाउंट में दिखा रहा है कि 3 जो पेन है उसके अनसोल्ड स्टॉक है। तो इसका मतलब क्या कि 1 पेन जो है उसने पिछले साल प्रोड्यूस किया था, पिछले साल का ही अनसोल्ड स्टॉक अभी तक उसके पास रखा हुआ है। तो उसलिए जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक जब ईयर स्टार्ट हुआ था उसके पास 1 पेन थे और उसकी प्राइस थी 10 रुपये, 10 रुपये उसका ओपनिंग था, और आज साल का जब खत्म हुआ तब उसके पास 3 है और सारी प्राइस 10 है, इक्वल टू उसके पास टोटल कितना है, 30 है। तो 30 को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक उसका 30 है और साल जब ओपन हुआ था तब उसके पास ओपनिंग स्टॉक 10 था, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ उसका, 20 रुपीज़ के बराबर का। ये हो गया इस साल का। इसको हम ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि इस साल उसके स्टॉक में जितना चेंज हुआ और इस साल उसके स्टॉक में कितना चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का तरीका। वैल्यू ऑफ, अगर उसका सारे आउटपुट सोल्ड हो चुके हैं इस साल के, तो जितना उसका बिका उसको टू वैल्यू ऑफ आउटपुट जाएगा। लेकिन अगर उसके कुछ आउटपुट जो है इस साल प्रोड्यूस किए उसने लेकिन वो बिके नहीं है, तब वो किस में शामिल हो जाएंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में, तब उसका टोटल इस साल का वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल पाएगा। और चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक प्लस इस साल के स्टार्टिंग में उसका जो ओपनिंग स्टॉक था, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक। अब इसके अलावा एक और तरीका है, सेल्स के भी 2 पार्ट होते हैं। सेल्स कैसे पता करेंगे हम कि कितना सेल्स हुआ, सेल्स पता करने का तरीका क्या है, सेल्स जो होती है उसकी पहले तो जितना उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस की 10 और सबकी प्राइसेस उसकी थी 10 रुपये, तो उसने उसका टोटल सेल हुआ 100 रुपये के बराबर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की इंटू प्राइस उसने 10 रुपये रखी। तो यहाँ पर सेल्स को भी 2 पार्ट में तोड़ के हमने क्या लिख दिया, क्वांटिटी इंटू प्राइस। जितनी क्वांटिटी उसने सेल्स की इंटू जितने प्राइस पे उसने सोल्ड की, उसको हम क्या लिख देंगे, ये हो गया हमारा
क्वांटिटी इंटू प्राइस, इसको कंबाइंड रूप से आप सेल लिख देते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये हो गया हमारा तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट। अब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट पढ़ लिया, वैल्यू एडेड समझ लिया हमने, वैल्यू एडेड क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, उस वैल्यू एडेड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने बात की कि जैसे एक प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, सारे प्रोड्यूसर्स ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उस आधार पे हम मेनली इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटते हैं प्रोड्यूसर के आधार पे। एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन या जो भी वर्क है वो किस पे किया है, मेनली एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं। और थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज आती हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स ने जितना अपने हिसाब से जितना वैल्यू एडिशन किया, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर बेस्ड कितना प्रोडक्शन हुआ। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, उसको प्लस करेंगे प्राइमरी सेक्टर को, फिर सेकेंडरी सेक्टर को प्लस करेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। और फिर है टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेवा क्षेत्र में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। और सबको प्लस कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि पूरी इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस। तो उसको जब पूरी इकोनॉमी का पता चल गया तो उसको क्या कहते हैं हम, क्योंकि हम डोमेस्टिक में बात कर रहे हैं, तो तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन को प्लस करके हमने क्या फाइंड कर लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमने रिलेटेड एग्रीगेट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। और चूंकि वैल्यू एडिशन मेथड से हमको नेशनल इनकम फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ग्रॉस है उसको हमको नेट में चेंज करना होगा, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। मार्केट प्राइस को हमको फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया। उसके बाद हमको एक दूसरा जो है रिलेटेड एग्रीगेट मिल गया, उसको कहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम हमको मिल गई। अब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे चेंज करते हैं, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके हमने क्या फाइंड कर लिया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम फाइंड कर लिया। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, नेशनल इनकम फाइंड करना विद द यूज ऑफ वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके हमने नेशनल इनकम फाइंड किया। सारे पहले तो हमने वैल्यू एडेड समझा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट का मतलब जो भी उसने चीज़ें दूसरे प्रोड्यूसर से या दूसरे लोगों से खरीदी हैं और उसमें कुछ फर्दर चेंजेस करके उसने उसका फाइनल नई गुड्स बनाई है, फाइनल गुड्स बनाई हैं। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उसने जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए उसका मार्केट प्राइस कितनी है या मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस उसने कितना दूसरे से खरीदा था, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि उसने दूसरे से खरीदी और अपनी जो चीज़ उसको बनाई उसमें चेंज करके दोनों में उसने कितना जो है वो इम्प्रूवमेंट किया, कितना उसने वैल्यू एडिशन किया। और जब पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट में सारे सेक्टर वाइज सारे प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस को कंबाइन कर लेंगे वैल्यू एडेड को, तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और उस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमको फिर फर्दर चेंज करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, जो कि हमारा नेशनल इनकम होगा।